रिटर्न को परफॉर्मेंस क्लासेस। आप लोगों का परफॉर्मेंस क्लास में स्वागत है। आगे हम चलेंगे आज पार्ट 2 की ओर। बादशाह का सबसे पहले हम आपको आज बता देते हैं कि इसका पार्ट 1 वीडियो में मैंने 83 क्वेश्चंस किया था और अभी हम बचे हुए क्वेश्चंस को पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम चलेंगे 84 नंबर क्वेश्चन से और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो ये आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह को जफर बोला जाता है, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध हैदराबाद, भरतपुर, बुंदेलखंड और फर्रुखिया। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, बुंदेलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले थे नादिर शाह। नादिर शाह जो थे वो भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक थे जिनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला और यही वो अंतिम शासक था जो मयूर सिंहासन पे बैठा था। और मयूर सिंहासन जो है उसको अहमद शाह अब्दाली जो है अपने साथ लेके चला गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। उसमें कोहिनूर नाम का हीरा जड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए जिसमें सर्वाधिक तीन बार आक्रमण किया किस मुगल शासक के समय में हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय के समय में। शाह आलम द्वितीय के समय में सर्वाधिक 3 बार अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण किया गया था, जबकि भारत पर कुल 7 बार अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो ये आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह था जो विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब-उद-दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और उसके बाद जो है फिर मराठों को सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पे विराजमान हो गया? तो ये हो जाएगा हमारे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है इन्होंने ही ऐसा काम किया था। विषम परिस्थितियों में जो है दिल्ली से 17 से 12 साल तक दूर रहे थे और उसके बाद फिर जो है मराठों की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। हुमायूं का भी हाल ऐसा ही कुछ था। वो भी जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किए गए थे और उसके बाद वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद 1555 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी को उनको दोबारा मिला था। कौन सा मुगल बादशाह जो थे वो एक बड़ा शायर भी था और जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में यह शेर विख्यात हुआ था, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में। बहुत अच्छा है, ये शायरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति में इन्होंने दिल्ली से पूरे भारत का नेतृत्व करने वाले मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला याद होना चाहिए आपको, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी, जिसमें पेंशन पर जो है शाह आलम द्वितीय को दिल्ली भेज दिया गया था, है ना, दिल्ली की गद्दी से हटाकर। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल। यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा संस्थापक है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और संस्थापक दिए हुए हैं, इसको मिलाना है। तो सबसे पहले है बंगाल की स्थापना 1713 ईस्वी में हुई थी। ये जो है मुंशी कुली खां के द्वारा किया गया था। ये हो जाएगा एक हो जाएगा
नेक्स्ट है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद 1714 ईस्वी में मोहम्मद खां बंगस के द्वारा स्थापित किया गया था। कर्नाटक की स्थापना 1720 ईस्वी में शहादत खां उल्ला के द्वारा किया गया था। अवाबत का स्थापना जो है मीर मोहम्मद अमीर शहादत खां बुरहान मुल्क के द्वारा, यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ABCD में बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम है, संस्थापक और ये राज्य का है। तो हैदराबाद की स्थापना जो है ये किया गया था चिंग्स खां के द्वारा, जिसको निजाम मुल्क कहा जाता है। ऑप्शन ए का हो जाएगा 1। रुहेलखंड की स्थापना किया गया था अली मोहम्मद खां के द्वारा 1727 ईस्वी में। भरतपुर की स्थापना बदन सिंह के द्वारा 1740 ईस्वी में। और मैसूर की स्थापना 1761 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा, यानी ये भी 1, 2, 3, 4 बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी कुछ गलती हो जा रही हो या फिर कुछ डाउट रह रहा हो या मेरे पढ़ाने में कुछ फॉल्ट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ऐसा है कि इसको इस तरह से समझाया जाए या फिर इस तरह से हमें चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वो सारा कुछ देने का जो आप लोगों को ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो नवाब वजीर कहलाते थे, अवध के नवाब जो थे उनको बोला जाता था नवाब वजीर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने का काम किया था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूड़ामन, यानी चूड़ामणि। चूड़ामणि भी बोलते हैं, चूड़ामन भी बोलते हैं। ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने का काम किया था। अब है किसे जातों का अफलातून। अफलातून मीन्स होता है कि प्लेटो, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं तो हम जाटों का आदर नहीं है, विद्वान, मतलब कि जो जाट के लिए ये बोल दिया वो ये लोग करेंगे। तो ये कहा जाता है चूड़ामन को ही कहा जाता है सूरजमल को कहा जाता है जाटों का अफलातून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी और उड़ीसा 1719 ईस्वी में सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्रुखियर से मुर्शिद कुली खां को ये दोनों बंगाल 1717 में मिला था इसका दीवानी, और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, सूबेदारी मिली थी 1719 ईस्वी में फर्रुखियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मुर्शिद कुली का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए 1717 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी फर्रुखियर के द्वारा मुर्शिद कुली खां को दी गई थी और ब्रिटिश कंपनी जो है ये अपना अलग व्याख्या किए थे, तो ये दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठा था, ये सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया था। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला ये काम किया था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी। बहुत ही फेमस डायलॉग भी है और ये परीक्षा में पूछता भी है। और यदि छेड़ दिया जाए तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले लेगी। ये आंसर था अली बद्री खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रगढ़ की किलेबंदी सुदृढ़ कर दी गई, इसका विरोध किया गया। बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अली बद्री खां के द्वारा ऐसा बात बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था
कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर निकाल सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। ये बातें थी। बंगाल का एक नवाब था जो जानता था कि अंग्रेज़ को बंगाल की भूमि से बाहर कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में शब्दों अगर वो कुछ बोलता है तो समुद्र में आग लग जाएगी। तो ये था अली बद्री खां। अली बद्री खां ये भली भांति जानता था। अली बद्री खां का ही नवाजा था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट आगे हम आएगा क्वेश्चंस, उस पर भी चर्चा करेंगे। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, क्योंकि अगर ये सब विचार करते तो फिर क्या हो जाता, यूनिटी बना लेते ये लोग। यूनिटी बना लेते तो ये लोग तो ऐसे ही अंग्रेज भारी पड़ रहे थे और ज़्यादा भारी पड़ जाते। तो ये और उस मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त थे। देखिए अभी जस्ट मैंने कहा, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देगा। ये अली बद्री खां के द्वारा ही कहा गया था। ये बात है। ये सब इम्पोर्टेंस है फैक्ट जो कि याद रखना है, एग्जाम में बहुत सहयोग करता है आंसर करने में। बंगाल के नवाब अली बद्री खां का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल के नवाब अली बद्री खां का जो है उत्तराधिकारी वो सिराजुद्दौला थे। इनके नाती थे और यही थे इनका उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण क्या था? ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कारण क्या हो सकता है। तो नवाब है वो अपने चाहेगा किले की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी की गई थी, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। अंग्रेजों द्वारा फ्री पास का दुरुपयोग किया गया था, ये भी सही है, ये भी सही है। भगौरी कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण दे दिया गया था। सिराजुद्दौला के दरबार में थे, भाग के अंग्रेजों के दरबार में चले गए थे, वहाँ शरण ले लिया था। ये तीनों चीज़ें सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, मिलान करने वाला है। घटना हुआ है, उस घटना को कौन सी तिथि को कौन सी घटना हुई है ये मिलाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें डेट भी पूछते हैं, ये डेट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, कालखोत्री की त्रासदी 20 जून 1756 और कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ था 15 से 20 जून 1756। कालकोठरी की त्रासदी आपको याद होना चाहिए कि 146 अंग्रेज थे जिनको एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने के कारण जो है 123 अंग्रेज मर गए थे, मात्र 23 ही बचे थे। उसी को कालकोठरी की त्रासदी बोलते हैं। अभी ब्लैक होल का घटना भी बोलते हैं। अभी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, 1, 2, 3, 4। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि और कुछ क्षेत्रों को जमींदारी दिलाई। यानी कि क्लाइव की जागीर कहलाने वाले, है ना, क्लाइव की जागीर कहलाने वाले क्या है, उस क्षेत्र को पहचान करें जिसको क्लाइव की जागीर कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें 24 परगना होना चाहिए। सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। ये बंगाल के नवाब जो है मुर्शिदाबाद की जगह पर मुंगेर को राजधानी बनाया। मीर कासिम उस समय थे। क्यों बनाया भाई, ये रीजन बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या कर रहा है, मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। सही बात है, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे अंग्रेज, जानबूझ के ऐसे शासक को बनाते थे, शासक जो उनकी बातों में आ जाए, उनकी बातों को माने। तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। बंगाल के गवर्नर बेंसिटार्ड ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना
देते हैं। ये आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम ने ऐसा लिखा था अंग्रेजों को। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म करने का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था? ये बंगाल के कौन सा नवाब थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम जो है ये सिराजुद्दौला को युद्ध में, प्लासी के युद्ध के बाद इनको बनाया गया था, तो उसने ही ऐसा कदम लिया था। क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। इसमें से क्या क्या बातें हुई थी वो बातें बतानी है। तो क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले है कि शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद जिले जो है वो दे दिया गया था, बिल्कुल दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? बिल्कुल हुई थी। हैदराबाद के उत्तर के जिलों जैसे उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये 2, 3 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, पहली संधि याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि जो हुई थी वो 16 अगस्त 1765 के बीच हुआ था, और ये हुआ था शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। याद रखिएगा पहला जो है द्वैध शासन प्रणाली जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हिलाया गया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये मीर कासिम का दामाद था मीर जाफर, उसको ही लॉर्ड क्लाइव का जो है गधा या सियार की संज्ञा दिया गया है। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंडम के रूप में उल्लेखित किया है? तो ये हो जाएगा मुबारको दौला। ऐसे क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, बस देख लेना है, माइंड में रखना। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वाह जो है ये किस वर्ड के लिए यानी किसके लिए प्रोजेक्ट हुआ? तो ये हो जाएगा आंसर आपका मीर जाफर के लिए हुआ था। मीर जाफर जो था एक कठपुतली था अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है शायद, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था? तो ये आंसर हो जाएगा हैदर अली के द्वारा शस्त्रागार का निर्माण डिंडीगुल में करवाया गया था फ्रांसीसी विशेषज्ञों के द्वारा मदद से। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल कर बाहर कर देगा और फिर भारत से? ये कौन कर सकता है बताइए? ये तो बंगाल का जो शेर है उसका पिता है हैदर अली, वो बोलते हैं ना टीपू सुल्तान को बोला जाता है, तो हैदर अली हो जाएगा आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था? कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच हुआ था, और ये जो हुई थी इसमें संधि हुई थी। संधि क्या हुआ था? मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है, ये हुई थी मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 हुई थी, बेंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा पूछा जाता 1799 हो जाएगा। इसमें हैदर अली मारा जाता है, चौथा में टीपू सुल्तान मारा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा चारों युद्ध में से एक युद्ध हमेशा कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछ ही देते हैं। फर्स्ट एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 है ना, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। इसमें हैदर अली और अंग्रेज
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है दोस्तों। देखते हैं इसमें कैसे नंबर क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल मैसूर जो थे उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो जनरल स्मिथ कर रहे थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जनरल हायरकुट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मेजर जनरल मेडोज और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का जनरल स्टुअर्ट। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हो गई? याद होना चाहिए, अभी जस्ट मैंने बोला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर 67 से 69, द्वितीय 80 से 84 और तृतीय 90 से 92 और चौथा 1799। तो यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलुरु की संधि हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? अभी जस्ट मैंने बताया है, आप लोगों को ये देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड मैकेरीने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बारेंग हेस्टिंग्स थे। बारेंग हेस्टिंग्स हो जाएगा आंसर। ये 80 से 84 की बात है। द्वितीय आंग्ल मैसूर, इसमें हैदर अली मारा गया था। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ था? तो इसके तहत जो है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ था? तो इस समय देखते हैं क्या क्या हुआ था। टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। सही बात है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ये भी सही बात है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ये गलत हो जाएगा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ये भी सही है। यानी 1, 2, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को में शासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया? तो ये सब देश के साथ टीपू सुल्तान ने संपर्क किया था, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, ये सभी देशों के साथ टीपू सुल्तान जो है वो संबंध स्थापित करने की कोशिश किए थे, संपर्क साधे थे। बात अलग है कि सहयोग नहीं हो पाया। टीपू सुल्तान के संबंध में इन घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले है टीपू सुल्तान जो है वो एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। गलत है। टीपू ने सिक्का ढलाई किया, एक नई प्रणाली अपनाया। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। टीपू एक नया कैलेंडर पंचांग जारी किया था। सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरू की थी। ये भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए एक नया पैमाना अपनाया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर, और टीपू जो है वो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और नागरिक टीपू विहित करने लगा था। यानी सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल हो गए थे। कौन शामिल हो गए थे भाई? तो ये हो गए थे ट्रवनकोर निजाम, जिनको हैदराबाद का निजाम बोलते हैं, मराठा और अंग्रेज, ये सभी शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया था, ये भी सही है। इस युद्ध के में अंग्रेज की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेज राज्य में विलय कर लिया गया, सही है। वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाती गई, ये भी सही है। इन्हीं सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये टीपू सुल्तान का कथन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जीना। ये भी हमारे टीपू सुल्तान का कहना था, बिल्कुल सही। और ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 132 सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में हुआ था, ये सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लाना था, ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर तालाब बनवाया, ये भी सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से नींव रखी और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया और शहजादा खुसरो को मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई और इसी के लिए इनको जो है सलीम के द्वारा क्या किया गया था, मरवा दिया गया था। यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग कर राष्ट्रीय वस्त्र पहनना शुरू कर दिया? तो ये हमारे अर्जुन देव थे। अर्जुन देव ये जो है राजा के जैसे कपड़ा पहनना, साधु के वेश को त्याग कर देना, इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग कर बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? किस पद्धति का जो है प्रयोग वो राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो देखिए, सबसे पहले सहायक संधि किया था, सही बात है। समामेलन भी किया था, युद्ध भी किया था, धोखेबाजी नहीं किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तक स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की और सिखों को लड़ाकू बनाया, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों किरतपुर में बिताने पड़े और उनकी मृत्यु हुई, ये भी सही है। नेक्स्ट है, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल और उन्होंने सच्चा पातशाह नाम की उपाधि धारण की, ये भी सही है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई और उसके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस सिख गुरु ने कहा था, सरदाद सिरे नदाद, मैं सिर कटा सकता हूँ लेकिन अपना रहस्य नहीं बता सकता? ये किसने कहा था? तो ये गुरु तेग बहादुर कहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस सिख गुरु को बकला दा बाबा यानी बकला के बाबा कहा जाता है? तो ये 137 नंबर का आंसर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर को बकला दा बाबा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, उनका जन्म ही पटना में हुआ था। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, ये भी सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था, ये भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु
एक ही कटोरे में सामूहिक रूप से अमृत पान प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है वो कौन कौन सा ग्रंथ है? तो दसम ग्रंथ है, चंडी चरित्र भी है, विचित्र नाटक भी है और जफरनामा भी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जफरनामा फेमस है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौहगढ़ नामक मजबूत किले का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है वीर बंदा बैरागी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही लोहगढ़ में मजबूत किले का निर्माण करवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी फर्स्टियर के आदेश पर। फर्स्टियर जो आदेश दिया था उसी के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना खालसा पंथ की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर गुरु कपूर सिंह के द्वारा किया गया था खालसा दल की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में उनके विजय युद्ध लड़े और उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम यानी काल के अनुसार सजाना है कि कौन सा स्थान पहले उन्होंने जीता, उसके बाद कौन सा स्थान जीता, उसके बाद कौन सा स्थान जीता। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन सा स्थान जीता उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए, एक लाहौर पहले हो जाएगा, फिर अमृतसर हो जाएगा, फिर कांगड़ा हो जाएगा, फिर कश्मीर हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि अमृतसर को रंजीत सिंह जो है वो धार्मिक राजधानी और लाहौर को राजनीतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था रंजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी? तो लाहौर पर जब अधिकार किया था तो उन्होंने रंजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई थी। रंजीत सिंह ने को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जमजमा नामक तोप जो है रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी अमृतसर, देखिए अभी हमने बोला था पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और राजनीतिक राजधानी लाहौर, वो शुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते रंजीत सिंह। अब यहाँ पर है अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मिंटो का शासनकाल था उसमें भारत में। रोपड़ की संधि 1831 ईस्वी में, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल था। त्रिपक्षीय संधि 1836 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, ये किस नदी पे हुई थी? किस नदी के तट पर, यानी दोनों के राज क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी, वो एक नदी थी, वो नदी थी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने अपने राज प्रशासन और विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल कौन कौन थे? तो जिसमें शामिल थे दोस्तों सभी शामिल थे, बंतुरा, अलार्ड, कोर्ट गार्डनर, एबिटेबल, सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज के संस्थापक, पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महाराजा रंजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ था। उस समय पंजाब का शासक कौन थे? तो उस समय पंजाब के शासक थे दिलीप सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी। भैरोवाल की संधि, एग्जाम में पूछा था, भैरोवाल की संधि 1846 ईस्वी में। और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1849 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अराउंड 11 to 15 डिग्री है
तो कोशिश कीजिए, घर पे बैठिए, शांति से रहिए और घर पे बैठकर 68वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा ये सब आने वाली है, उसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। 68वीं बीपीएससी 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग की तैयारी में इस तरह से हम सहयोग करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंह का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो अंग्रेजी राज्य में किया गया एलन बरो के समय। सिंह 1843 ईस्वी में सिंह पे विजय हुआ था, ये एलन बरो का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंह विजय का श्रेय किसे दिया जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आंसर चार्ल्स नेपियर को। चार्ल्स नेपियर को सिंह विजय का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। बेलेजली जो है सहायक संधि, उसका स्वीकार किया था, सहायक संधि की नीति लाई थी बेलेजली के द्वारा। वो सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन कौन था? सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, ये सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हैदराबाद का निजाम जो है वो सहायक संधि स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पुणे के पेशवा, यानी 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो जो सहायक संधि लाएगा वही ना बोलेगा, तो लॉर्ड बेलेजली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनियां उनकी सहायक बनी? ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवाद के जनक कहे जाते हैं कार्ल मार्क्स, और उन्होंने ये बात कह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में ये आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप लोग। सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया था? देखिए, लाया तो सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली था, लेकिन उसको मतलब व्यापक रूप किसने दिया था? तो उसको व्यापक रूप भी देने का काम भी लॉर्ड बेलेजली के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारियों का दमन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है, मिलाना है इसको। ठगों का दमन विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठगों का दमन कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंक। मैकाले की शिक्षा नीति ये कौन लाया था? 160 नंबर का क्वेश्चन देखना है। देखिए, पिंडारियों का दमन जो है वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स लाया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉन्ग एमहर्स्ट के समय में ठगों का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी के आसपास की बात है। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 ईस्वी में लाया गया था। इस तरह से 1 2 3 4 ABCD में मैच हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं 68वीं बीपीएससी के नज़रिए से, क्योंकि इस बार जो न्यू पैटर्न है उस पैटर्न में मे भी हो सकता है क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाए, या इसमें ही स्टेटमेंट डाल के पूछा जाएगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे है 4 2 3 1। देखिए, सबसे पहले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था लॉर्ड मेटकाफ हो जाएगा। लॉर्ड मेटकाफ जो है वो समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध स्थापित बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसके बाद है फिर प्रथम आंग्ल अफगानी युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो ये ऑकलैंड के समय में हुआ था। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया था। यानी 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, ये जो है लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए, झांसी की रानी जो है दत्तक पुत्र को गोद लिया था
और इसके लिए उनको जो है युद्ध लड़ना पड़ा था। 1857 के क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसके लिए हीरोज ने कहा था कि एक खूब लड़ी वो मर्दानी झांसी वाली रानी थी, बोला गया था, वो अकेली मर्द थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालानुक्रम सबसे पहले कौन फिर कौन हुआ था, ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो सतारा हुआ था, उसके बाद फिर संबलपुर और जैतपुर हुआ था, फिर बाधाहाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, और तब नागपुर हुआ था। इस तरह से 1 2 3 4 5 बन जाता है। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली की संधि। ये देखिए बिहार एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था, इसको मिलान करना है, इसको मिलाना है। तो सबसे पहले सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था, जब अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ था उसके बाद। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24 से 26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये हो जाएगा 1885 से 86। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्टेटमेंट है, एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी 2007 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे, ये नहीं होगा, 1 नंबर गलत है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 केवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो पंजाब में राजा रंजीत सिंह की राजधानी 2 जगह थी, अमृतसर और लाहौर, दोनों जगह थी। यहाँ पर है कि अमृतसर जो थी वो आपका धार्मिक राजधानी थी और लाहौर जो था वो राजनीतिक राजधानी थी। तो यहाँ पे राजनीतिक राजधानी का जिक्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। तो देखिए कमज़ोर मुगल सम्राट तो नादिर शाह के समय में था, कमज़ोर मुगल सम्राट था, इसलिए नादिर शाह जो है आराम से आक्रमण सैन्य अभियान कर लिया था। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव भी था और दिल्ली की रक्षा के लिए विलम्ब से तैयारी की गई थी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाता है। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था, ऐसा नहीं है। 168 नंबर क्वेश्चन है केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उसने त्रावणकोर पर शासन किया, मार्तंड वर्मा सही है। सामंतों का दमन भी किया था, उसने मजबूत अवधि सेना संगठित किया था, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे। यानी बंगाल से जो द्वारा मंगाए जाते थे वो कच्चा माल कौन कौन से थे वो पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका ए बी सी डी में डिफरेंट है। तो बंगाल से जो निर्वासित माल थे उसमें आपका कपास, रेशम, सोडा, अफीम ये था, मुख्य केंद्र माना जाता है सोडा व अफीम का। प्रथम आंग्ल मैसूर 67 से 69 के बीच हुआ था, इसमें विजयी कौन हुआ था। तो इसमें विजय हैदर अली हो गए थे, है ना, तभी अंग्रेज जो है भाई खा गए थे। और प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे और ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस तरह से पार्ट 2 समाप्त हुआ दोस्तों। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी इस तैयारी में ये कहाँ तक सहयोगात्मक है, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और किसी एक ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें। हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल ना हो, लेकिन आपके शेयर करने से शायद ये किसी और की मदद हो जाए, इसलिए आप शेयर ज़रूर करें। हो सकता है किसी और की तैयारी नहीं हो तो उसकी तैयारी इस वीडियो से हो सकती है। धन्यवाद।